नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक प्राइम न्यूज। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे स्टूडियो में हरियाणा की राजनीति से जुड़े गणमान्य अतिथियों का यहां पर लगातार आना जाना लगा रहेगा और इसी क्रम में आज हरियाणा की राजनीति में पिछले 37 सालों से सक्रिय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे त्रिलोचन सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। मैं इनका यहाँ पधारने में स्वागत करता हूँ और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम त्रिलोचन सिंह जी से लेंगे और जो हरियाणा की राजनीति से संबंधित कुछ उस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं ताकि हमें पता लगेगा कि हरियाणा की राजनीति में इस समय क्या चल रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, करनाल लोकसभा सीट को लेकर भी आज एक नाम ऐसा आया है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे नवीन जिंदल, उनका नाम करनाल से उतारे जाने का नाम सामने आया है। और एक बात और जो रोचक बात है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनको हाल ही में कांग्रेस ने कैथल का विधायक रहते हुए जींद उपचुनाव से उम्मीदवार उतारा था और वो हार चुके थे, लेकिन अब फिर दोबारा से अभी हमारे पास खबर आई है कि रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस कुरुक्षेत्र से सांसद उम्मीदवार घोषित कर सकती है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके बारे में मैं आज सरदार त्रिलोचन सिंह जी है उनसे जानकारी लूंगा। और मेरा सबसे पहले त्रिलोचन सिंह जी आपका यहाँ पधारने पे स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ क्योंकि कुलदीप शर्मा जी की आप टीम में अच्छे सिपा सलार माने जाते हो और आज ही हमें पता चला है कि उनको प्रियंका गांधी जी का सिपा सलार लगाया गया है। तो ये सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, हमारे लिए करनाल के लोगों के लिए और हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि पंडित चरणजीत लाल 20 साल करनाल में मेंबर पार्लियामेंट रहे। उनके पुत्र कुलदीप शर्मा जो गुनौर से विधायक भी हैं और स्पीकर भी रहे और उनकी जो बोलने की शैली है वो राहुल गांधी जी को बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने स्पेशली आज बुलाकर ये कहा कि प्रियंका गांधी जी को हम वाराणसी से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और आप उनके वहाँ पे इंचार्ज रहोगे। टोटल इलेक्शन के इंचार्ज कुलदीप शर्मा जी को बनाया है। इसके पीछे हुड्डा साहब का भी हाथ है और उनकी अपने जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से हम राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं और प्रियंका गांधी को विश्वास दिलाते हैं कि कुलदीप शर्मा अपनी हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं अपने दर्शकों को, इससे पहले करनाल लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप शर्मा जी का नाम चल रहा था और ये बिल्कुल तय था, लगभग तय था कि कुलदीप शर्मा जी को यहाँ से उतारा जा सकता है। लेकिन ऐन समय पर एकदम से उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली और जैसे ही नवीन जिंदल जी का नाम आया तो मैं त्रिलोचन जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या नवीन जिंदल जी करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं? ऐसी चर्चा है। देखिए, मैंने जो अभी बात सुनी आपसे, आपके माध्यम से रणदीप सुरजेवाला और नवीन जिंदल के बारे में, ये अभी अनऑफिशियल है, इसके अभी तक कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। कुलदीप शर्मा का नाम कल रात तक तय था, फाइनल था, फिर पंडित चरणजीत लाल जी के परिवार को टिकट दी जाएगी। आज उनकी ड्यूटी वहां लगा दी। उनके बाद सुनने में आया है कि चिनक्के शर्मा जो उनके बेटे हैं वो बड़े दमदार नेता है और उनका नाम चल रहा है। लेकिन अभी भी आपके माध्यम से एक दो प्रेस के माध्यम से मालूम पड़ा भी शायद नवीन जिंदल करनाल से आ रहे हैं। कोई भी आएगा हम उनकी मदद करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता सारे तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, चिनक्के शर्मा आए या नवीन जिंदल आए। त्रिलोचन जी, जो ये देरी हो रही है कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में उम्मीदवारों को उतारे जाने की, इसका क्या कारण समझते हैं? ऐसा क्या कारण है अभी इतना देरी क्यों लग रही है कैंडिडेट्स उतारने की, या कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है? ऐसी क्या बातचीत है? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस के पास कैंडिडेट पहले भी थे, इन्होंने लड़े इलेक्शन, वही कैंडिडेट हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दूसरी पार्टी यहाँ हमारे कैंडिडेट को लेके पिछले चुनाव में भी आपकी बार उन्होंने बाहर से लिया, रोहतक का जो कैंडिडेट है वो बाहर से आया है। ऐसी बात नहीं है, बड़ा है किसी स्टेट में जल्दी कर दिया, किसी स्टेट में लेट हो गया। ये सब पार्टियों में ऐसे होता है, दूसरे एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि जाति समीकरण हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा रखते हैं, माहौल रखते हैं। उनके वजह से भी किसको कहाँ से दी जाएगी टिकट, किसको कहाँ से दी जाएगी, ये एक दूसरे को देखना पड़ता है।
इस वजह से इसको लेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है जो लेट कहते हो। त्रिलोचन जी, इसमें एक बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के स्पोक्समैन भी हैं और उनको वो यहाँ हरियाणा की कैथल विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और उनको हाल ही में जींद से उतारा गया था उपचुनाव में, उनको वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा और एकदम से उनका फिर से नाम कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा है। तो ऐसा क्या लगता है कि या तो रणदीप सिंह सुरजेवाले का राजनीतिक भविष्य है जो, या तो उसको पूरी तरह से डैमेज किए जाने की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से, या फिर उनको निखारे जाने की तैयारी है, या उनके साथ ऐसा कौन सा गेम प्लान चल रहा है, ऐसी क्या चीज है वो, ये चीज का थोड़ा सा खुलासा करें ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर मामला क्या है। देखिए, कोई गेम प्लान नहीं है। जो बढ़िया खिलाड़ी होता है उसको बार बार मैदान में उतारा जाता है, चाहे वो हारे या जीते वो बात की बात है। अच्छे खिलाड़ी को बार बार उतारा जाता है। पिछले 20-20 सालों से 15-15 सालों में क्रिकेट में जब पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं उनको फिर खिलाया जाता है, उनका नाम होता है। रणदीप सुरजेवाला बड़े नेताओं में है, पिछले कम से 40-50 साल से उनके घर में राजनीति रही है, उन्होंने बड़े उच्च पद संभाले हैं, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं और अब राहुल गांधी जी बड़े नजदीक हैं। जीत को हारना हम नहीं कह सकते क्योंकि सारी सरकार के साथ इलेक्शन था, उसमें उन्होंने एक राजनीति शिकार बनाकर इन्होंने रणदीप सुरजेवाला को गिराने की कोशिश की लोगों ने, ताकि हम राहुल गांधी को जता सके भी आपका जो जिसको भी आपने विश्वास जताया, लोगों ने उसको विश्वास नहीं जताया। लेकिन अब अगर वो कुरुक्षेत्र से लड़ते हैं तो जरूरी बात नहीं है कि वो जीत से हार गए तो कुरुक्षेत्र में वो कामयाब नहीं हो सकते। कुरुक्षेत्र से इलेक्शन जरूर जीतेंगे और कांग्रेस हरियाणा के अंदर 10 से 10 सीटों पे बड़े दमदार कैंडिडेट उतारेगी और डट के मुकाबला होगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। त्रिलोचन जी, आपको काफी लंबा अरसा हो गया राजनीति के अंदर दांवपेच खेलते हुए, आपको काफी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली और आपने बड़ा बेखूबी से निभाया जो जिम्मेदारियां आपको मिली। तो क्या आपने लोकसभा के लिए ट्राई किया कि आपको कहीं से हरियाणा में से कहीं से उतारा जाए? कोई ऐसी बातचीत हुई क्या? नहीं, मैंने ना तो कोशिश की और न मैंने ये सोचा कि मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जीत सकूंगा। मैं अपने वजूद को, अपने कद को समझता हूँ, इसलिए मैं कभी आगे बढ़कर टिकट के बारे में बात नहीं की। त्रिलोचन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हरियाणा का इस समय राजनीति के अंदर क्या माहौल चल रहा है? जैसे हरियाणा की जो टोटल राजनीति है, जो मौजूदा सरकार है, ये किसानों पे, नौजवानों पर, व्यापारियों पर, कर्मचारियों की किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से आज लोग चाहे मुंह के ऊपर ना बोले लेकिन वो सरकार को आज पसंद नहीं कर रहे। जब भी असेंबली के चुनाव होंगे हरियाणा के अंदर, उस समय मनोहर लाल खट्टर जी को मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी नाराजगी थी लोगों की उनके प्रति। तो इसलिए अगली जो सरकार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि किसान आज बुरी तरह मर चुका है, त्राही त्राही मची हुई है। जिम्मेदार के अलावा जो व्यापारी वर्ग है, वो चाहे GST का मुद्दा हो चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज मार्केट के अंदर दुकानदारों के पास ग्राहक नहीं है क्योंकि पैसा जनरेट नहीं हो रहा, किसी के पास पैसा इतना नहीं है कि वो मार्केट में जाके नया सामान खरीद सके, जिसकी वजह सारा व्यापार आज की डेट में फेल हो चुका है। नौकरियां नहीं है, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कोई नौकरियां नहीं मिल रही। हरियाणा के नौजवान इस टाइम सड़कों पे हैं। कल जो ITI के अंदर हुआ, एक नौजवानों के ऊपर हुआ या विद्यार्थियों के ऊपर हुआ, ये एक इनका स्टाइल था, इनका सिस्टम था सरकार का भी कैसे इनको नौजवानों को और बेरोजगारों को दबाया जा सके। उसी माध्यम से ये कल ITI में हुआ और हरियाणा के अंदर नौकरियां नहीं मिली। कर्मचारी रोज सड़कों पर रहते हैं, रोज प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन होते हैं। ये स्मार्ट सिटी पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज तक एक भी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हुई CM सिटी में जिसको बता स्मार्ट सिटी तो बन गई, सिटी जो जाने वाली होती चौकीदार बन गया सब लोग, सिटी तो बन गई लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं हो रही। देखिए त्रिलोचन जी, आप हरियाणा से एकदम से करनाल पर आ गए, मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र पे आ गए, लेकिन मैं आपको हरियाणा में लेके जाना चाहता हूँ। जो हमारे पास आंकड़े हैं हरियाणा सरकार के हैं, मनोहर लाल खट्टर के, कि उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि
अभी तक हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने 76,000 नौकरियां बिना किसी पैसे के बेरोजगार युवकों को निष्पक्ष तौर पर दिए हैं, फेयर दिए हैं। तो ये कैसे, इसको कैसे जुटला सकते हैं? देखिए, इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अगर नौकरियां दी हैं, कहीं नौकरियां नहीं देगी। प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां निकली हैं, जो लगी हैं, वो अपने गिनते हैं। आज तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो हरियाणा के अंदर बताएं? नौकरियां तो तभी मिलेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे। कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। जो नौकरी लगे हुए थे उनको हटाया गया, बहुत सारे इनको नौकरियां पेशे वालों को, लोगों को हटाया गया। 60 साल उम्र करी थी रिटायरमेंट की, वो इन्होंने 58 साल कर दी। पंजाब पैटर्न पे की बात करी थी, वो नहीं माने। कहाँ इन्होंने दिया है? पेंशन ये नहीं दे रहे। और इस टाइम कर्मचारी जो इतना परेशान है कि रोज आप देखते हो, करनाल में आप रहने वाले हो, रोज धरने प्रदर्शन होते हैं, इतने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन होते हैं। आज जो बात कहते हैं सवेरे मुकर जाते हैं, जो रात को बात कहते हो दूसरे मुकर जाते हैं। कहीं बात नहीं हो रही, बिल्कुल गलत बात है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इसमें हजारों नौकरियां पड़ी हैं, लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं देना चाहते रोजगार। हाँ, बिना पैसे की जो बात हुई है, वो तो पहले भी सरकारों को पैसा की कहीं नहीं हुआ, लेकिन इनकी कार्यकाल में तो बहुत लोग पकड़े गए जिन्होंने नकलें मरवाई पेपरों के अंदर या नौकरियों के अंदर पैसे लिए। काफी लोग सामने आए हैं, कई इनके ऊपर इल्जाम लगे हैं। तो ये तो नौकरियों के लिए कहीं कोई बात सच्चाई कसौटी पे खत्म नहीं होती है। जैसे आपने कहा कि कोई बड़ी योजना नहीं आई, मैं आपको करनाल की बता देता हूँ। दीनबंधु उपाध्याय जी के नाम से यहाँ करनाल में ही ये दस्ताड़ा गांव के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिसका शिलान्यास लगभग तैयार है। वहाँ पर काम चल रहा है बहुत बड़ा। ये मेडिकल कॉलेज है जो इसको पूरा स्टार्ट कर दिया गया है, और काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। पश्चिमी बाईपास बनाया इन लोगों ने, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा, ये पुरानी कोर्ट होती थी सेशन मार्ग, ये सेशन कोर्ट होती थी, वहाँ पर बहुत बड़ा एडिटोरियल बन रहा है। पार्क बनाए इन लोगों ने, और भी काफ़ी डेवलपमेंट्स किए हैं। जो अपने जो लोग हैं कांग्रेस के लोग, उन लोगों को, विपक्षी जो लोग हैं, उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, और आम जनता को ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये मुद्दा है या वाकई में है? क्या इसमें सच्चाई क्या है? भी हम लोग जनता इसको क्या माने? देखिए, क्या हो क्या रहा है? देखिए, 670 करोड़ रुपये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब शिलान्यास किया उस समय आ चुके थे। रिकॉर्ड की बात है। कल्पना चावला के नजदीक इर्द गिर्द जितनी सड़कें बन रही हैं, जहां भी कोई यूनिवर्सिटी बनेगी या मेडिकल कॉलेज बनेगा, वहां इतनी सड़कों का बनना लाजमी है। उसी के रात बनाया जा रहा है। ये जो ऑडिटोरियम बन रहा है, ये छोटे मोटे काम हो रही है, सीएम सिटी में खुद हो जाते हैं। अगर सीएम सिटी का मुकाबला करना तो रोहतक जाए, मुकाबला करना हिसार जाए, मुकाबला करना सिरसा जाए, उसका बराबर क्या हुआ बताओ? आप बात करते हो कुटेल वाली, आज तक शिलान्यास नहीं हुआ। अब तो 5 साल की बात करते हैं, 5 साल तो खत्म हो गए, शिलान्यास आज तक नहीं हुआ। पहले ये कहते थे कल्पना चावला यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो नाम बदल के दूसरा रख दिया। ये नाम बदलने में सीमित है, खाली जगह एक्वायर की है, कहीं को पत्थर नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये मेडिकल कॉलेज जो 670 करोड़ रुपए आया था, ये लगने थे। ये मेडिकल कॉलेज आपके समय हमारी सरकार में पास हो चुके थे। आपको मालूम है, हमारे साथियों ने, मैंने खुद इसके बाद लिए 2 बार गिरफ्तारियां दी, जबकि सुषमा स्वराज ने यह कह दिया था मेडिकल कॉलेज को क्षेत्र बनेगा, जिसकी वजह से मैंने धरना प्रदर्शन किए, लाठीचार्ज हुआ। 2 बार मैं अंदर रह गया, 6-6 महीने, साल के बाद हम छुटे वहां से। ये तो कांग्रेस की देन थी। और बताओ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए हो जिसमें बेरोजगारों को नौकरी मिली हो, व्यापारियों को व्यापार मिला हो? सिर्फ गेट बनाने से, पार्क बनाने से अच्छी बात होना चाहिए, इतना काम तो सीएम सिटी में हो जाता है। लेकिन कहीं रोजगार की बात नहीं कहेगी, कहीं व्यापार की बात नहीं कहेगी, कहीं ग्राहक मार्केट में नहीं आया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया जो 20 साल के बाद लोग ये कह सके मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो ये प्रोजेक्ट वो लेकर आए थे। ऐसा प्रोजेक्ट लाया तो बताएं। त्रिलोचन जी, आपने एक बड़ा प्रश्न और उठाया है कि आपने कहा है कि विधानसभा चुनाव पे इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। यदि ऐसी बात होती तो अभी हाल ही में, पीछे कुछ समय पहले नगर निगम के चुनाव हुए, हरियाणा के 5 नगर निगम के चुनाव हुए, और 5 में ही भाजपा की बहुत बड़ी जीत हुई, और कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवार तक नहीं खड़े किए। तो ये कैसे हुआ? इस पे थोड़ा सा प्रकाश आप डाल सकते हैं? देखिए, जब जनरल इलेक्शन होते हैं उस टाइम लोग, हर मंत्री, हर एमएलए अपने अपने वार्ड में बिजी होता है। दूसरी जगह जाकर वो वोटरों को ना धमका सकता, ना वो प्रलोभन दे सकता है।
ये जब 5 इलेक्शन थे, सारे हरियाणा का मंत्रिमंडल में एक तरफ से लग गए। हम मानते हैं वहां पे हार हुई है, इनकी जीत हुई है, लेकिन ये देखो ना, सीएम सिटी के अंदर अगर सीएम को जातिवाद का नारा देना पड़ा, सीएम कैंडिडेट जो कैंडिडेट था मेयर का, उनको जगह जगह जाके साड़ियां और सामान बांटना पड़ा, घुटने टेक कर अगर वो करनाल की सीट जीतते हैं तो हरियाणा में कहीं भी हम नहीं मानते भी बढ़िया ढंग से जीते हैं। सीएम सिटी 8,000 वोटों से सब जीता, घुटने टेक कर। सीएम साहब ने इतना जोर लगाया, इतना जाति पाति का जहर बोला जो आज तक नहीं हुआ, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 नगर निगम महीना चुनाव हुए, जब जनरल इलेक्शन होते हैं तब मतदाता अपने खुल के बात करता, ना वो किसके अधीन होता है, ना उसके ऊपर कोई दबाव होता है। अब जैसे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस 10 में से कितनी सीटें जीत पाएगी? देखो, अभी हमारे कैंडिडेट पूरे डिक्लेयर नहीं हुए, आज रात तक या कल सुबह तक पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद ही हम कह पाएंगे 10 में से कितने सीट जीतेंगे। जैसे लेकिन हमारा जो मकसद है, जो कार्यकर्ता चाहता है, वो 10 की 10 सीटें हम जीतने का लक्ष्य रखते हैं, और हम उम्मीद है कि हम अपने जो उम्मीद है उसमें कामयाब हो जाएंगे। जो कार्यकर्ता चाहता है वो कामयाब होंगे। मैं लोचन जी आपसे बात करूं, जैसे कांग्रेस ने हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक तंवर, उनको सिरसा से मैदान में उतार दिया। जो व्यक्ति अपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाया हरियाणा में, वो लोकसभा का चुनाव कैसे जीत जाएगा? इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज वहां पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? जो कुंठा बन गई, जिनको जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए थी संगठन में काम करने का मौका मिलना चाहिए था, वो तो कुंठा जो रहेगी उनके अंदर, उनके मन में तो रह जाती है। जो व्यक्ति इतने समय से काम कर रहा है, कोई भी हो, तो वो इस बात को लेकर पीड़ा तो महसूस करेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये पीड़ा चुनाव में कैसे दर्द बन के उभरेगी या कैसे दवा बन के उभरेगी? देखिए, हर परिवार के अंदर मनमुटाव थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उस परिवार का किसी दूसरे परिवार से जो झगड़ा होता है, सब एक होकर लड़ते हैं। आज कांग्रेस की वही स्थिति है, छोटी मोटी कोई कमी रही होगी संगठन की कह लो, या छोटी मोटी कोई कमी अगर रह गई है, लेकिन आज चुनाव लड़ने की जब बारी आई है, जब हरियाणा के अंदर और सेंटर के अंदर बीजेपी को खाड़ फेंकने की बारी आई है, हर कार्यकर्ता एक है, जहां जहां जिसका असर होगा वहां से करेंगे। और अशोक तंवर पहले सिरसा में एमपी रह चुके हैं, इसलिए उनको वहीं से टिकट दिए, वो नए नहीं है वहां के लिए, वो 5 साल एमपी रहे हैं, उसके बाद चुनाव लड़ा, नहीं जीते, लेकिन वो कैंडिडेट थे। अब तीसरा अगर फिर बनाया तो उसमें गलत क्या है, वो पहले एमपी रह चुके हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए खासतौर पर उपस्थित हुए कांग्रेस के नेता हैं त्रिलोचन सिंह जी, और हरियाणा सरकार में पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे। मैं उनका यहाँ पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, इस क्रम को हम ऐसे ही जारी रखेंगे, और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ बने रहें। मैं हूँ विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक प्राइम न्यूज।